हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जॉब सागर पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीजीटी इसकी जो वैकेंसी आई थी 7471। आपको पता ही होगा टीजीटी इसकी जो 7471 वैकेंसीज थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी। हम उनके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करनी है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ, आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हम आगे बात करते हैं इस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स की। तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए, जो हमारे नेसेसरी भी है, जिनको हम इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, टेंथ एंड ट्वेल्थ। अगर सेमेस्टर वाइज है वैसे तो टेंथ और ट्वेल्थ के एक ही मार्कशीट में आपको दोनों ही सेमेस्टर्स की डिग्री वो मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप जाएंगे ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन में अगर आपके सेमेस्टर वाइज है तो आपको सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी, एक साथ रखनी पड़ेंगी। और इसके साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपने पास रखनी पड़ेगी, ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि वो डिग्री नहीं देखते, वो मार्कशीट देखते, लेकिन मेरा मानना है कि आपको डिग्री साथ में लेके जानी चाहिए, क्योंकि जो मार्कशीट होती है वो आपकी पास होने की बताते हैं कि आप ये पास हो गए, लेकिन आपकी सारी जो आपका जो एक पीरियड होता है कि आपने इस टाइम से बीच में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, आपके ये सब्जेक्ट बनते हैं, ये परसेंटेज बनती है, सारी डिग्री में मेंशन होती है। तो मेरे ख्याल से आपको डिग्री लेके जानी चाहिए। तो इसके बाद आ जाता है हम बीएड। हाँ, सभी बच्चों ने, हाँ, एक बीएड में आपको एक बहुत से बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि भाई बहुत से बच्चे बोल रहे हैं हमने जेबीटी से फॉर्म भरा है। बीएड और जेबीटी के बारे में मैं आपको दोनों को बता देता हूँ। देखो, जेबीटी से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा ही होगा। जो हमारा नोटिफिकेशन में उसमें साफ साफ लिखा था कि आपके जेबीटी हो 2 साल की या फिर आपकी बीएड हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोनों में से जो भी है, आपको अगर बीएड कर रखे तो बीएड की, अगर जेबीटी की हुई है तो जेबीटी की। अपने हर सेम के आपके पास डीएमसी होनी चाहिए, तो आपको वो भी कैरी करनी है। इसके बाद जिन्होंने जेबीटी किया, हाँ, ये भी डाउट आ रहा था, अगर जेबीटी किया लेकिन आपको लेवल 2 टीजीटी वाला स्टेट पास होना ज़रूरी है। आपका ये नहीं कि आपने जेबीटी कर रखा है और लेवल फर्स्ट का आपने स्टेट पास कर रखा है, तो आपका वैलिड नहीं होगा। आपका स्टेट लेवल 2 का पास होना चाहिए, टीजीटी वाला, तो आपको कंसिडर किया जाएगा। और कुछ बच्चों की डाउट ये भी आ रहे थे कि भाई ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है आपका कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे किसी ने इंग्लिश से भरा है, किसी ने मैथ्स से भरा है, किसी ने साइंस से भरा है, तो ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। देखिए, ये रूल है, 3 साल होना चाहिए। लेकिन आप कहीं भी, आप जैसे भी जाओगे, HSSC के ऑफिशियल साइट पे जाओगे या फिर आप हरियाणा बोर्ड की साइट पे या कहीं भी जाओगे, आपको ये देखने को, ये रिटर्न में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से जो हरियाणा में टीचर भी है उनसे भी सुना है कि वो 3 साल मांगते हैं सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी होगा, क्योंकि आप जाओगे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे या फिर आप अदर किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो आप देखोगे जो लैंग्वेज होती है वहाँ पे बस 2 साल ही देते हैं। तो इसका मतलब वो तो कभी टीचर बन ही नहीं पाएंगे लैंग्वेज के। तो इसके बाद हम चलते हैं, चलो जो भी है वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 2 साल भी कंसीडर कर लेना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, ये हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हो गई है पूरी। इसके बाद चलते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट पे। कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी बहुत से बच्चों के डाउट आ रहे थे। देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या आता है, SC हो, कोई BC हो, कोई EWS हो, PH हो, VH हो, उन सभी को अपना सर्टिफिकेट अपने साथ रखना है। और EWS और BC वालों को कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ये ध्यान में रखनी है।
जो EWS का सर्टिफिकेट होगा वो आपका 22-23 का वैलिड होगा। सॉरी, फाइनेंशियल है, 22-23 का आपका वैलिड माना जाएगा। और इसी तरह से BCA और BCB में भी आपका 22-23 का माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि BC में भी एक क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर होता है जो कुछ फाइनेंशियल लिमिटेशंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें भी हमें ये बनवाना पड़ता है अपना क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर वाला। तो ये भी हमारा 22-23 का माना जाएगा। इसमें एक डाउट यह आ रहा था बच्चों का कि भाई 20 मार्च से हमारे एप्लीकेशन अलाउड हो गए थे, मतलब एप्लीकेशन भरने स्टार्ट हो गए थे। तो उसमें लिखा था 1 साल पहले का आपका फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। तो इसमें 22-23 तो आपका वैलिड रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपका 21-22 भी आपका वैलिड रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अगर किसी के पास हो। लेकिन मेरा 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 आपसे कहना है कि आप 22-23 का भी अगर नहीं है तो आपके पास प्लीज़ बनवा लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद चलते हैं, हाँ जी, इसके बाद आपके पास एप्लीकेशन का, जो आपने एप्लीकेशन भरी थी उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। आपके पास जो आप पेपर देने गए थे एडमिट कार्ड होना चाहिए, सिग्नेचर विद इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर को उस पर सिग्नेचर होने चाहिए, तभी आपका वो माना जाएगा। इसके बाद आपके पास कोई ओरिजिनल आईडी हो, जैसे आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, वो ETC जो भी है चल जाएगा। इसके बाद आपको फैमिली आईडी ले जानी है। अपनी फैमिली आईडी में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने वो सोशो इकोनॉमिक, चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे, वो आगे आएगा वो टॉपिक। आपको मतलब फैमिली आईडी अपने साथ कैरी करनी है। इसके बाद आ जाता है सोशो इकोनॉमिक मार्क्स, जो हमारे 5 नंबर बनते हैं। ये किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। हमेशा ही लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, सारे ही स्टूडेंट इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, जो मुझे लगता है अभी जो खट्टर सरकार ने किया है, जो हमारे खदरी साहब ने किया है, इसमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये 5 नंबर मिलेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आपके सभी जो भी अकाउंट्स है, जो भी आपकी खेती है या किसी भी प्रकार की आपकी इनकम आती है, वो आपसे के आधार से अटैच कर रखी है। और आपके फैमिली आईडी में आप जाके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी इनकम कितनी है। और ये 5 नंबर केवल उन्हीं को मिलेंगे जिनकी इनकम 1,80,000 या इससे कम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नंबर बहुत ज़्यादा लोग ले पाएंगे। इसके बाद चलो जो भी है वो भी देखते हैं। बाकी नंबर मुश्किल ही किसी को मिलेंगे, मतलब मुश्किल तो नहीं कह सकता, ऐसे अभी भी बहुत लोग मिल जाएंगे जिनको ये 5 नंबर की ज़रूरत है, और जिनके वैलिड है, जो सही से नंबर ले रहे हैं, जिनको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, उनको लेने भी चाहिए। लेकिन कोई अगर इनको गलत तरीके से लेना चाह रहा है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह से ये गलत नंबर ना लें, क्योंकि इस बार सरकार ने बहुत ही सख्त कदम अपनाया है और आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आपका जो कैंडिडेचर है वो भी रद्द हो सकता है, और भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप ये ना लें तो ठीक ही रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं आपके, हाँ, एक्सपीरियंस का बहुत लोगों का डाउट था कि एक्सपीरियंस के नंबर कैसे मिलेंगे, एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ का काउंट होगा, कब काउंट होगा। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक्सपीरियंस के आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 4। इससे ज़्यादा आपको मैक्सिमम नंबर नहीं मिलेंगे एक्सपीरियंस के। और आपका मैं बता दूँ, आपका एक्सपीरियंस कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए, तब आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। इससे कम का आपका काउंट नहीं होगा। इससे ऊपर आपका कितना भी हो सकता है, 6 मंथ से लेकर आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना भी हो सकता है, लेकिन आपको मैक्सिमम 4 नंबर मिलेंगे। और एक्सपीरियंस के आपको जो नंबर मिलते हैं, एक्सपीरियंस के जो आपको नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 1 साल का, 1 ईयर का आधा नंबर। तो आपके अगर 8 साल का आपका एक्सपीरियंस बनता है तो आपके बन जाएंगे 4 नंबर पूरे। आप इस हिसाब से लगा लीजिएगा, आपका जो भी एक्सपीरियंस बनता है आपका नंबर मिल जाएंगे। और दूसरी बात, हाँ, एक्सपीरियंस कहाँ का काउंट होगा, इसमें साफ साफ लिखा है। आपको जो फॉर्मेट पढ़ोगे ना एक्सपीरियंस वाला, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपका हरियाणा का ही एक्सपीरियंस काउंट होगा।
और एक्सपीरियंस भी आपका ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी जॉब कर रहे हैं, आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं, आप टीचर में अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे, आप कहीं पे एज अ क्लर्क जॉब कर रहे हैं तो आप टीचर में लगाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको या तो उसके इक्वली पोस्ट पे आप हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो इक्वली पोस्ट का, या फिर उससे अबव पोस्ट का हो, तो आपका एक्सपीरियंस इक्वली या फिर अबव, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, अन्यथा आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं नो जॉब। जो नो जॉब का सर्टिफिकेट है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका 1,80,000 रुपये से कम है तो ही आपको ये बनवाने में फ़ायदा, अन्यथा आप ना बनवाए। मेरी सलाह तो यही रहेगी। आप जो भी इसके लिए वैलिड है, आप उसको तहसीलदार से आप एक बार साइन करवा के अपना नो जॉब सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इसमें क्या है, फैमिली आईडी दिखाएंगे, फैमिली आईडी की इनकम देखेंगे 21-22 और 22-23 की। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है तो आप ये ज़रूर बनवाइए, आपको 5 नंबर का लाभ मिलेगा। इसके बाद एक डाउट आ रहा था तलाकशुदा का। तलाकशुदा का डाउट क्या था, एक लेडीज़ का डाउट था कि भाई हमारा केस चल रहा है। मैडम, केस आपका इसमें वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपका तलाक हो चुका है तो आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद आते हैं फैमिली आईडी। हाँ, ये फैमिली आईडी का भी बहुत लोगों का डाउट था कि भाई मेरा भाई है, जॉब लगी हुई है, लेकिन शादी हो रखी है, अलग फैमिली है, मेरे और भी कोई मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरी दीदी है, ये करके बहुत डाउट आ रखे थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपकी फैमिली आपके हेड के हिसाब से काउंट होगी। हेड मीन्स आपके फादर के हिसाब से। जो भी आपके फादर के बच्चे हैं वो आपकी फैमिली में आएगा। ये एक बार अखबार में भी आया हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, जो भी ये अलग फैमिली आईडी बना के इस चीज़ का लाभ लेना चाहते हैं तो वो ना ले। अगर आप इसमें पकड़े गए तो आपकी कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, और आपका जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो तो उनको ही पता है। इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ और मुझे हौसला मिले। थैंक यू।